अगर हम उसी पैटर्न से चलें जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर कुछ मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे बात कर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस करूं। ए कार एंड ए जीप आर एट इनिशियली एट 10 मीटर डिस्टेंस, 10 मीटर के गैप पर है। द जीप इज एट द कार, जीप इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड व्हाइल द कार स्टार्ट इट्स मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट द टाइम व्हेन द कार कैचेज द जीप। ओके, चलो देखते हैं। यहां पर जीप है, यहां पर कार है, इनिशियल गैप 10 मीटर। मान लें कि जीप जब यहां पहुंची तो कार भी यहां पहुंचेगी। व्हेन द कार कैचेज द जीप, क्या चीज़ कॉमन है? दोनों की पोजीशन कॉमन है, एक ही पोजीशन पर दोनों लोग होंगे व्हेन दे मीट। ओके, देखें अब इनको मिलने के लिए जीप जितना चली होगी टी टाइम में, मान लिया ये टी टाइमर मिलते हैं t इज इक्वल टू टी पर, t इज इक्वल टू 0 पर दोनों लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। घड़ी हमने ऑन कर दी, क्लॉक ऑन कर दी, ये लोग चलने लगे। तो मान लें कि अगर ये 5 बजे इवेंट स्टार्ट हुआ, 5:10 पे दोनों लोग मिले, तो 10 मिनट इनको भी चलने का मिला, 10 मिनट इनको भी चलने का मिला। तो कार उतने टाइम में, जीप कितना चलेगी उतने टाइम में? SJ। और कार को उतने टाइम में कितना चलना पड़ा होगा? कार चली होगी SC। SC का मतलब ये है, यहाँ पर कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है जीप तक वो पहुँच गई है, तो 10 मीटर जो पहले वाला गैप था वो फिल करना था, और प्लस जितना जीप उतने टाइम में चलेगी उतना भी चलना है। तो कार को नेचुरली ज़्यादा चलना है जीप तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब ये कि जो SC होगी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई द कार, इज इक्वल टू द 10 प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई द जीप। ये इनिशियल गैप था। अगर ये गैप ना होता तो हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई द कार और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई द जीप दोनों को इक्वल कर देते। अब कार कितना चली है देखें, इसका मोशन एक्सीलरेटेड है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। कार के पास एक्सीलरेशन क्या था? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेस्ट से स्टार्ट किया है, यू की वैल्यू इसकी क्या थी? 0। और जीप कितने से जा रही है? 1 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट से जा रही है। इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन क्या है? 0। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो कार कितना चली होगी यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेटेड मोशन में? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u 0 है, रहने देते हैं। एक्सीलरेशन 4 है, टाइम लगा t का, तो t का स्क्वायर यहाँ लिखते हैं 10, और SJ डिस्टेंस ट्रैवल बाई द जीप क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो 1 इंटू टी टाइम में कितना चले? 1 इंटू टी। इसको सॉल्व करें तो क्या देता है? ये देगा 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। यहाँ से अगर देखें इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या होगा? इसको सॉल्व करें तो आएगा 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4t माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आएगा। ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, यानी कि अगर हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे तो ये हमें क्या देने वाला है? ये हमें दे देगा 2t स्क्वायर, मतलब t कॉमन ले लें, t कॉमन ले लें तो ये देगा 2t माइनस 5 एक ब्रैकेट में, और इधर अगर हम आ जाते हैं तो ये क्या दे देगा? 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये देगा 2t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। यहाँ से तो एक टाइम आएगा t इज इक्वल टू माइनस 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0, और एक आ जाएगा 2t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दैट इज t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। आंसर हो गया हमारा, यानी t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड पर कार कैचेज द जीप। अच्छा, ये हमेशा याद रखें, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है तो मैंने कहा इसको हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी मोशन एक्सीलरेटेड होता है और एक कांस्टेंट वेलोसिटी का होता है तो एक्सीलरेटेड व्हीकल कांस्टेंट वेलोसिटी वाले व्हीकल को ओवरटेक कर ही देगी किसी न किसी टाइम पर। करेक्ट है, ये बात हमेशा ध्यान रखें। और कभी अगर क्वेश्चन इस बात के बारे में हो, इस तरह के प्रॉब्लम्स में कभी क्वेश्चन ये हो कि कब इन दोनों के बीच का गैप मैक्सिमम होता है, कब गैप मिनिमम होता है, कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं। और इसका बहुत सीधा सा काम ये है कि व्हेन द वेलोसिटीज आर इक्वल देन द डिस्टेंस विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, जिस तरह की भी सिचुएशन हो। कहने का मतलब क्या है? यानी कि अगर गैप पूछा गया है कि गैप किस टाइम पर मैक्सिमम या मिनिमम है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमेशा ये बात याद रखो कि उस टाइम पर दोनों व्हीकल का v सेम होगा। तो जैसे इसी क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि बताएं इनके बीच का जो गैप है
वो गैप मैक्सिमम कब था, मिनिमम की तो बात ही नहीं, मिनिमम तो यहाँ 0 हो जाएगा, मैक्सिमम कब था। यानी पहले, अब इस क्वेश्चन को ज़रा समझें, पहले क्या है, पहले एक्सीलरेटेड व्हीकल 0 से चली और कांस्टेंट वेलोसिटी वाली 1 से चली, उसका कांस्टेंट है, तो पहले ये गैप बढ़ता है और बाद में ये गैप घटते घटते 0 हो जाता है, क्योंकि एक्सीलरेटेड व्हीकल बाद में तेज़ चलने लगती है। तो इसका मतलब इस बीच में एक सिचुएशन ऐसी आई होगी जब दोनों के बीच में गैप मैक्सिमम हुआ होगा, यानी कि कार पिछड़ रही होगी और जीप आगे जा रही होगी। लेकिन उसी पॉइंट के बाद में क्या हुआ है कि कार फिर धीरे धीरे उस गैप को भरने लगेगी, यानी गैप को कम करने लगेगी और फाइनली उस गैप को क्या कर देगी, 0, व्हेन द कार ओवरटेक्स द जीप। इसका मतलब मैक्सिमम गैप कब आया इन दोनों के बीच में, मैक्सिमम गैप तब आया होगा जिस टाइम पर दोनों का v इक्वल हुआ होगा, यानी उस टाइम कार पिछड़ रही होगी। अब देखो, कोई अगर ये सवाल करता कि बताएं इस क्वेश्चन में मैक्सिमम गैप कब था, तो मैक्सिमम गैप के लिए हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम गैप के लिए दोनों का v इक्वल कर देना है, v इक्वल कर देना। जैसे कार की वेलोसिटी उस टाइम वही हो जाएगी जो जीप की है, तो जीप की तो 1 मीटर कांस्टेंट है, कार की वेलोसिटी में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ तो vc इज इक्वल टू क्या होगा, uc प्लस ac इंटू टी होगा। अब कार की वेलोसिटी को जीप की वेलोसिटी के बराबर कर दो, यानी आ गया 1। कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, एक्सीलरेशन क्या था 4, और यहाँ टाइम कितना है, t। किस टाइम पर ऐसा हुआ होगा, ऐसा ना, किस टाइम पर ऐसा हुआ होगा कि एक्सीलरेटेड मोशन है, तो किस टाइम पर ये ऐसा हुआ होगा, t इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड। किस टाइम पर ऐसा हुआ होगा, t इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड पर ऐसा हुआ होगा जिस टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल हो गई होगी, और यही वो टाइम होगा जिस टाइम पर ये मैक्सिमम गैप इन दोनों के बीच में रहा होगा। अगर कैलकुलेशन की बात आएगी तो ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं कि गैप कितना रहा होगा मैक्सिमम, तो जितना ये ट्रैवल किए और जितना इसने ट्रैवल किया माइनस करेंगे, गैप आ जाए। मुझे बताना ये था कि अगर इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आए कि बताएं कि दोनों के बीच में मैक्सिमम गैप कब था, दोनों के बीच में मैक्सिमम गैप कब था या मिनिमम गैप कब था, अगर ये सिचुएशन कभी भी राइज होती है तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जिस टाइम पर दोनों का v कॉमन होता है उसी टाइम ये मैक्सिमा या मिनिमा की सिचुएशन बनती है। करेक्ट। तो इस तरह क्वेश्चन कम आए हैं लेकिन अभी आ सकते हैं। अब जैसे वही क्वेश्चन अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट रिपीट किया, अभी मैं फिर से एक क्वेश्चन उसी तरह का बताऊं। जैसे अगर ये कह दिया जाए कि एक कार और एक जीप एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, कार और जीप ने अपनी जर्नी एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर दी, ऐसे करके मान लो ये जीप है और जीप यहाँ से जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। और मान लें कि कार ने भी अपनी जर्नी यहीं से स्टार्ट की है, u की वैल्यू कार के लिए 0 है, लेकिन इसका एक्सीलरेशन a जो है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक पॉइंट से स्टार्ट किया दोनों लोगों ने। अब कोई कहता है ये बताएं किस टाइम पर इन दोनों के बीच में जो गैप था वो गैप मैक्सिमम था, कार पिछड़ रही होगी और जीप आगे जा रही होगी। मैंने क्या कहा, किस टाइम पर होता है, जिस टाइम पर दोनों की v सेम हो जाती। अब दोनों का v सेम करो, vc इज इक्वल टू यूसी प्लस ac इंटू टी। vc मतलब कितना हो जाना चाहिए, कार की वेलोसिटी जीप के बराबर 10, यूसी इसका क्या है 0, एक्सीलरेशन ऑफ द कार कितना है यहाँ पर 2 है, और t की वैल्यू टाइम पूछ रहे हैं कितना होगा, तो t इज इक्वल टू यहाँ से बताओ कितना आया 5 सेकेंड। क्लियर है बात ये, यानी कि 5 सेकेंड वो टाइम होगा जिस टाइम इन दोनों के बीच में गैप मैक्सिमम होगा। यानी कि क्या रहा होगा, यानी कि ये रहा होगा कि जीप शायद यहाँ पे होगी और कार शायद यहाँ पे होगी इस जगह पर, तब ये जो दोनों के बीच का गैप था वो गैप क्या था, मैक्सिमम था, मैक्सिमम गैप था। अब मैक्सिमम गैप कितना रहा होगा अगर ये पूछा जाए तो ये देख लें कि 5 सेकंड में जीप कितना चली होगी यहाँ से यहाँ तक। 5 सेकंड में जो जीप चली है वो कितना चली है, जीप चली है 5 सेकंड में 50 मीटर। बहुत आसान है, इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगाना नहीं है। और कार कितना चली है यहाँ से 5 सेकंड में, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u की वैल्यू 0 थी, हाफ a मतलब एक्सीलरेशन 2 है और ये 5 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 2 कैंसिल तो 25। तो इसका मतलब कार कितना चली है इतने ही टाइम में 25 मीटर। तो ये जो गैप आया x मैक्स ये कितने के बराबर हुआ 50 और माइनस 25 दैट इज़ 25 मीटर, दैट इज़ द मैक्सिमम गैप। यानी कि जब ये जर्नी हो रही होगी तो उस टाइम पर कार जीप से कभी भी 25 मीटर से ज़्यादा नहीं पिछड़ी होगी, 25 मीटर से ज़्यादा नहीं पिछड़ी होगी, ये मैक्सिमम गैप है। और वैसे ही जैसे ये 25 हुआ होगा वैसे ही सोच लें कार की वेलोसिटी कहाँ पहुँच गई होगी 10 पर। अब कार पिछड़ नहीं सकती, कार के पास ये वेलोसिटी है तो कार तेज़ी से चलने लगेगी, उसके पास एक्सीलरेटेड मोशन है और जल्दी जल्दी इस गैप को फिल करके फिर फाइनली जीप को ओवरटेक कर देगी। कोई कहता अब ओवरटेक कब होगा, बता सकते हैं तब दोनों की पोजीशन सेम कर देंगे ओवरटेक के लिए। पोजीशन सेम करें तो कितना हो जाएगा, पोजीशन टाइम t पर पोजीशन देखेंगे तो टाइम t पर हमारी पोजीशन आ जाएगी 10 इंटू टी ऐसा होगी,
और टाइम टी पर हमारी पोजीशन यहाँ कार की कितनी आ जाएगी, हाफ, एक्सीलरेशन आएगा 2 का और यहाँ टाइम कितना होगा टी का स्क्वायर, करेक्ट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टी की एक पावर कैंसिल होगी तो टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जिस टाइम पर ये ओवरटेक होगा। तो अगर कोई कहता है कि बताएं किस टाइम पर ओवरटेक होगा, तो इसका मतलब उस टाइम पर हमें पोजीशन सेम करनी चाहिए। तो हमने पोजीशन सेम कर दी, ये टाइम ऑफ ओवरटेक है। और जब कहते हैं मैक्सिमम गैप कितने के बराबर, मैक्सिमम गैप कब होगा, जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी। तो दोनों की वेलोसिटी कब इक्वल हुई है, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। मेरी समझ से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि 5 सेकेंड पर दोनों का मैक्सिमम गैप रहा होगा और 10 सेकेंड पर कार ने जीप को ओवरटेक कर दिया होगा। कई बार मोशन अंडर ग्रेविटी में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिया गया कि पार्टिकल को हमने वर्टिकली अप थ्रो किया ना, पार्टिकल को हमने वर्टिकली अप थ्रो किया और पार्टिकल का जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, पार्टिकल का जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो चौथे और 5वें सेकेंड में इक्वल है, 4th सेकेंड एंड 5th सेकेंड में इक्वल चले, ऐसा कहा। और ये पूछ दिया कि बताएं कि पार्टिकल का स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि पार्टिकल का यू क्या है। बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, आ सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द 4th सेकेंड एंड 5th सेकेंड आर इक्वल, देन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। यानी पार्टिकल को वर्टिकली अब फेंका गया है, पार्टिकल चौथे और 5वें सेकेंड में बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो बताना है कि पार्टिकल की स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या थी। एक बात ज़रा समझें, मोशन अंडर ग्रेविटी में या कभी भी पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन हो तो पार्टिकल अगले टाइम में या अगले सेकेंड में सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता, हमेशा बढ़ बढ़ के करता है। अगर हम देखें पार्टिकल रेस से स्टार्ट करता हो, पार्टिकल के पास कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो, तो वो गैलीलियन वाला अगर हम लगा दें रूल तो उसके हिसाब से तो 1, 3, 5, 7, 9 के हिसाब से बढ़ता है कि पहले सेकंड में 1 मीटर चलेगा, अगले में 3 मीटर चलेगा, उसके अगले में 5 मीटर चलेगा, ऑड रेशियोज में बढ़ता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन ये है कि एक्सीलेटेड भी है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन भी है और ये भी कह रहे हैं कि पार्टिकल बराबर चलता है। तो ये सिर्फ तभी हो सकता है जब पार्टिकल एक तरह से अपनी जर्नी में कोई टर्निंग पॉइंट रखेगा, यही इसका की पॉइंट है। पार्टिकल अगर अपनी जर्नी में कोई टर्निंग पॉइंट रखता है तभी ऐसा हो सकता है कि अगले टाइम पर और उसके पिछले टाइम पर पार्टिकल का जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो इक्वल रहा हो, एक्सीलरेशन हो, पार्टिकल सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता हो अगले टाइम में किसी पिछले टाइम के बराबर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पार्टिकल की जर्नी में टर्निंग पॉइंट है। यू हैव टू कैलकुलेट द टर्निंग पॉइंट एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। जैसे अब कह रहे हैं t इज इक्वल टू 4 सेकेंड और 5 सेकेंड में इक्वल चलता है ये, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस पार्टिकल की जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट है। अब समझो 4th सेकेंड क्या होता है, जो t इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट होता है और t इज इक्वल टू 4 पे ख़त्म होता है, करेक्ट है, ये है। और 5th सेकेंड क्या होता है, जो t इज इक्वल टू 4 से शुरू होता है और t इज इक्वल टू 5 पे ख़त्म होता है। मैंने कहा कि ये जर्नी टर्न बैक होने की है, यानी इस पार्टिकल की जर्नी में कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट है, तो हम वो टर्निंग पॉइंट पता कर लें कितने के बराबर है। अब यहाँ पर देखें की पॉइंट क्या है, की पॉइंट ये है कि अगर दोनों तरफ ये चीज़ कॉमन है कि 4 सेकेंड आए तो 3 से 4 गए और जो दूसरा टाइम है वो 4 से 5 का है, यानी वो हम इधर से इधर आ गए होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर v0 हुआ होगा, तभी तो ये टाइम ऐसा हुआ, क्योंकि हमें टर्न बैक भी होना है। तो 3 से लेके 4 सेकेंड और 4 से लेके 5 सेकेंड में हम इक्वल चले गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि v इज इक्वल टू 0 हमारा कब हुआ होगा, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे हुआ होगा। अब अगर इसी चीज़ को देखो कि 4 सेकेंड पे v0 हुआ, हमारा क्वेश्चन एकदम ईजी हो चुका है। v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, v की वैल्यू क्या होनी है 0, u की वैल्यू हमें पता नहीं थी, g की वैल्यू 10 और 4 सेकेंड पे वेलोसिटी को 0 होना है, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 40, आंसर हो गया हमारा 40 मीटर पर सेकेंड। अब इस बात को ऐसे समझो कि अगर मान लो कभी ये मेंशन होता, कहते नहीं हमने एक पार्टिकल को थ्रो किया, और कभी ये मेंशन होता कि पार्टिकल हमने यहाँ से थ्रो किया और पार्टिकल जो है हमारा वो पार्टिकल तीसरे सेकेंड में, ऐसे करके कहते कि पार्टिकल तीसरे सेकेंड में और छठे सेकेंड में बराबर चलता है। मान लो ऐसा क्वेश्चन होता कि t इज इक्वल टू 3 और t इज इक्वल टू 6,
यानी थर्ड सेकेंड में और 6 सेकेंड में इक्वल चलता है। इस बात को समझो। थर्ड का मतलब क्या हुआ, जो t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 3 होता है। 6 सेकेंड का मतलब होता है t इज इक्वल टू 5 से शुरू होता है और t इज इक्वल टू 6 पे जाता है। क्लियर है बात ये। अब जर्नी जो हमारी है वो देखें, जर्नी दोनों तरफ सिमेट्रिक है, यानी कि अभी ये जर्नी, ये पार्टिकल इससे ऊपर भी कर रहा होगा। अगर इससे ऊपर कर रहा होगा तो देखो इस लेवल से पार्टिकल कितने सेकंड तक ऊपर था, 3 सेकंड यहाँ हो रहा है, 5 सेकंड यहाँ हो रहा है। इसका मतलब इस बीच में कितना लग रहा है, 2 सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड पार्टिकल ने इधर खर्च किया होगा और 1 सेकंड पार्टिकल ने इधर खर्च किया होगा। तो टी की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, 4 सेकंड। तो वेलोसिटी पार्टिकल की कब जीरो हुई, टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पर। अब समझने वाली बात क्या है कि अगर कहते हैं थर्ड सेकंड और 6 सेकंड कहते हैं, तब ये देखें कि इस तरह से बना लें कि सेकंड और थर्ड और 6 और ये पता कर लें कब वेलोसिटी जीरो हुई। और अगर ये कॉन्जिक्यूटिव टाइम है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो कुछ ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है जो कम वाला टाइम है यही वो टाइम होगा जिस टाइम वेलोसिटी जीरो हुई होगी। क्लियर है बात ये। जैसे कोई यहाँ पे कह देता कि 5th सेकेंड में और 7th सेकेंड में बराबर चलता है, तो 5th सेकेंड का मतलब क्या हो गया, यानी t इज इक्वल टू 4 से t इज इक्वल टू 5 तक। ठीक, t और 7 सेकेंड का मतलब t इज इक्वल टू 6 से t इज इक्वल टू 7 तक, इस तरह हो गया। तो जो इससे ऊपर का टाइम लगा है वो दोनों तरफ सिमेट्रिक है, उसका आधा कर दो तो इधर का टाइम पता चल जाएगा कब वेलोसिटी जीरो हुई। क्लियर है। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में से रिलेटेड, कि ऐसे बोलें कि पार्टिकल इस सेकंड में बराबर चलता है तो बताओ पार्टिकल का स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। एक तो ये सवाल। अच्छा, इसी तरह से एक क्वेश्चन और इसी में हम लोग ऐसा डिस्कस कर सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में ही। ये बात हमेशा याद रखो कि पार्टिकल कभी भी मोशन अंडर ग्रेविटी में, अगर सवाल ये है कि लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी, सेकेंड अगर क्वेश्चन ये है मोशन अंडर ग्रेविटी में कि पार्टिकल को वर्टिकली अप थ्रो किया गया है, तो बताएं कि रुकने के पहले, जब पार्टिकल रुकेगा टॉप पे जा करके, उसके बाद टर्न बैक होगा, तो रुकने के पहले आखिरी सेकेंड में पार्टिकल कितना चलता है, ये क्वेश्चन है। ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, then find out the distance traveled by the particle in the last second of its upward journey। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। A particle is thrown vertically upward, then find out the distance traveled by the particle in the last second of its journey upward direction। इसका ये मतलब, अब देखो पार्टिकल चाहे जिस स्पीड से थ्रो किया गया हो, क्वेश्चन को ज़रा समझो, पार्टिकल को किसी भी स्पीड से हम थ्रो करें, मान लो पार्टिकल को हमने यहाँ से किसी स्पीड से थ्रो कर दिया, पार्टिकल को हमने किसी स्पीड से थ्रो कर दिया, पार्टिकल यहाँ जाएगा तो इसका जो लास्ट सेकेंड जर्नी का होगा वो कोई 1 सेकेंड ही तो होगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में पार्टिकल का ये लास्ट सेकेंड है, पार्टिकल का ये लास्ट सेकेंड है। अब पूछ रहे हैं ये कितना ट्रैवल करता है। थोड़ा कन्फ्यूजन इससे होता है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी दी होगी उसके हिसाब से पता चलेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो जब लास्ट सेकेंड है तो इसका मतलब यहाँ v की वैल्यू 0 हो गई, तो जितना पार्टिकल लास्ट सेकेंड में चलता है उतना बैकवर्ड जर्नी के फर्स्ट सेकेंड में चलता है। बैकवर्ड जर्नी का ये फर्स्ट सेकेंड है, तो बैकवर्ड जर्नी के फर्स्ट सेकेंड में हमेशा कितना चलेगा, हाफ GT स्क्वायर। जी की वैल्यू अगर 10 ले लें तो यहाँ t का मतलब 1 का स्क्वायर यानी 5 मीटर चला। अगर यहाँ जी की वैल्यू 9.8 होगी तो ये 4.9 हो जाएगा, मतलब 5 मीटर चलता है। यानी पार्टिकल जब ड्रॉप होता है तो पहले सेकंड में अगर 5 मीटर चलता है तो लास्ट सेकंड में भी हमेशा 5 मीटर ही चलेगा, क्योंकि जितना इधर है उतना ही इधर है। ये सिमेट्रिक है जर्नी इसकी यहाँ तक आते आते। तो इससे ये पता चलता है कि इसका मतलब पार्टिकल अपने जर्नी के अपवर्ड पार्ट में उसके लास्ट सेकेंड में हमेशा 5 मीटर चलता है, अगर जी की वैल्यू 10 है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहाँ चाहे नीचे से किसी वेलोसिटी से फेंक दो, लास्ट जर्नी में हमेशा कितना चलेगा, लास्ट सेकेंड में 5 मीटर। हाँ ये ज़रूर है कि इस वाली वेलोसिटी से हाइट तय होती है। जब वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगी तो पार्टिकल कम हाइट तक जाएगा, लेकिन लास्ट सेकेंड में 5 मीटर ही चलेगा। जब पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे से 40 मीटर पर सेकेंड होगी तो ये और दूसरी हाइट तक जाएगा, लेकिन अपने लास्ट सेकेंड में फिर 5 मीटर चलेगा। यानी कि जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है वो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पार्टिकल को ज़्यादा हाइट तो देगी, लेकिन अपने लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी में वो हमेशा 5 मीटर ही चलेगा या 4.9 मीटर, इट डिपेंड्स ऑन जी।
अगर जी की वैल्यू 10 मान लो तो अपनी अपवर्ड मोशन के आखिरी सेकेंड में पार्टिकल हमेशा कितना चलता है, 5 मीटर। ये क्वेश्चन आने लायक है, बड़ा अच्छा सवाल, और ये सिर्फ देखते ही लगा दोगे, इसमें कोई कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से लास्ट सेकंड में पार्टिकल उतना ही चलता है जितना उधर से डाउनवर्ड जर्नी के पहले सेकंड में चलता है। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि डाउनवर्ड जर्नी का पहला सेकंड, वो लोग आराम से गेस कर लेंगे, लेकिन ये पूछा जाएगा कि जर्नी के लास्ट सेकंड में अपवर्ड मोशन में कितना चलता है। जाहिर है वो उतना ही होता है, तो 5 मीटर ही चलता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। जो भी है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन से उसकी हाइट बदलती रहेगी। तो इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, आगे भी करूँगा, ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। और पर्पज़ ये है कि ज़्यादा हमें क्वेश्चंस के थ्रू नहीं जाना, बस 2-4 क्वेश्चंस में ही हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या होना चाहिए। तो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप जानते रहिए, आप थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन की समझ रखें, थोड़ी बहुत इक्वेशन की भी समझ रखें, और इस तरह से काइनेमेटिक्स के जो 1 डायमेंशनल मोशन के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।